हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग अगला 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी पीपीटी प्रोग्राम में 2018 प्रीलिम्स का। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है 31 नंबर, रिगार्डिंग मनी बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहले आप देख, ये पढ़ते ही आपके माइंड में समझना चाहिए मनी बिल क्या है। मनी बिल आपके दिमाग में तो चमक जाना चाहिए। मनी बिल में फिर दो आर्टिकल, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, दोनों आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मैटर आने वाला है। फिर सेकंड बात आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा का स्पीकर जो है उसी के पास खाली पावर है मनी बिल को अटैच करने के लिए, कि वही जो बोलेगा वो मनी बिल माना जाएगा। अभी आधार मनी बिल है कि नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिबेट चल रहा है, तो उस पर जो होगा वो देखा जाएगा। बट अभी तक खाली लोकसभा स्पीकर का से पावर है अटैच करने का। ठीक है, और मनी बिल में राज्यसभा का पावर जो होता है वो बहुत कम होता है। ये तीसरा बात। नाउ विल सी द ऑप्शंस। अब इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है, ये भी ध्यान से समझने वाला बात है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ it contains only provisions related to imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any tax। देखिए एनी टैक्स वाला बात आ गया तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फिर बी क्या है, अ मनी बिल हैज़ प्रोविजंस फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कस्टडी, ये भी देखिए, अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी देखिए, a money bill deals with the regulation of borrowing money or giving any of the guarantee by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो फॉर श्योर होना ही चाहिए। देखिए बाकी सब में कुछ ना कुछ डाउट है, ठीक है, पर ये तो होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सी तो अपना मनी बिल है, सॉरी डी ऑप्शन तो मनी बिल है। आपने को देखना कौन सा ऑप्शन नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं होगा, नॉट करेक्ट पूछा है। अब देखिए सी क्या है, कंसर्न विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी। देखिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है ना, वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है जनरली, उस पर लेजिस्लेचर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो ये जो बात है, ये वाला बात गलत है, क्योंकि मनी बिल लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, इस बात को समझते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन में क्या होता है, समझ लीजिए एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, एक स्टेट है बिहार। मान लीजिए आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन वाई है और बिहार का पॉपुलेशन वाई 2 है। जैसे आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ एमएलए x1 है, बिहार में x2 है। तो हम लोग क्या करते हैं इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आवर कोर ऑब्जेक्टिव इज एवरी वोटर, जो हर एक वोटर है उसका वोट का वैल्यू सेम हो, वोट का वैल्यू सेम हो। वोट का वैल्यू सेम कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है कि जब समझ लीजिए मेरे एमएलए हैं, मेरे एरिया में समझ लीजिए x1 नंबर ऑफ एमएलए है ना, तो x1 नंबर ऑफ एमएलए अगर y1 नंबर ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर एक एमएलए का जो नंबर ऑफ वोट्स है जो जनता से इक्विवेलेंट हो रहा है, ये वेरी करेगा। क्योंकि नेट नेट हमें क्या चाहिए, नेट नेट हमें ये चाहिए कि जो वाइवल पॉपुलेशन है उसमें जो x1 एमएलए है, ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हाँ इससे हमें ये पता चलेगा कि हर एक वोट का वैल्यू सेम नहीं हो रहा है, और हमें हर एक वोट का वैल्यू सेम चाहिए। तो y1 x1 इक्वल टू y2 x2 हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं अपने y1 इक्वल टू y2, जैसे हाइपोथेटिकल मान रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन दोनों स्टेट का सेम है और इसमें नंबर ऑफ एमएलए x1 जो है ज़्यादा है x2 से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक एमएलए का नंबर ऑफ वोट्स वेरी करेगा स्टेट बाय स्टेट। ठीक है ना, ये हम लोग इस केस को लेके समझ सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। ये बात गलत है, इसका आंसर होगा ए। क्यों, देखिए क्योंकि राज्यसभा के एमपी 243 प्लस समथिंग है, लोकसभा के 543 है। तो इन एनी केस प्रेसिडेंट इलेक्शन में मुद्दा क्या होता है कि वोट ऑफ एमपीज का जो वैल्यू है नेट नेट, दैट शुड बी इक्वल्स टू वोट ऑफ एमएलएज। दिस शुड बी, दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब ईच एमपी का जो वोट है वो इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे इलेक्शन होता है। इसके बारे में और डिटेल जानना तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट दिस इज द कोर प्रिंसिपल। इस हिसाब से अपना आंसर ये होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का 33 नंबर, इन इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये सुनते आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या होता है। आपने कभी सुना होगा न्यूक्लियर कंट्रोल ग्रुप के बारे में, या फिर ऐसे ग्रुप जो कि न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूरेनियम वगैरह सप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करता है, इंश्योर करता है कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वर्ल्ड का,
वो चलता रहे, वो बेनिफिशियल काम के लिए यूज़ हो और एटॉमिक बम ना बने। बेसिकली हम लोग वारफेयर के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज़ ना करें। दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव। ये एक तरह से यूएन का स्पेशलाइज एजेंसी आप पकड़ सकते हो, यूएन को रिपोर्ट करता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है, तो इंश्योर कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे इन अ वे, वॉर कम से कम हो। तो इसमें पूछा है कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर इंडिया रेटिफाई करता है एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मतलब क्या है कि इंडिया फ्री वे दे रहा है, इंडिया बता रहा है कि आप मेरे कंट्री में आइए और पूरा मेरे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन्वेस्टिगेट कीजिए, इन्वेस्टिगेट करके आप विल यूज ओनली फॉर सिविल ग्रेड प्रोग्राम, दिस इज द आइडिया। तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईईए सेफगार्ड्स, ठीक है, ये पता है अपने को। तो इसका आंसर ए, द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ आईईए। ये मैंने क्या बताया, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंश्योर करता है, तो इसका मतलब क्या, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर उसके अंदर आएगा, मिलिट्री वाला कैसे आ सकता है। तो सेकंड बात क्या है, कंट्री विल हैव द प्रिविलेज बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लाई। देखिए और भी कई क्राइटेरिया को पूरे करने पड़ते हैं, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन करना पड़ता है, तो कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनर्जी। ये भी सही नहीं है, कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, उनको साइन करना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो अपना आंसर खाली ए होगा। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 34 नंबर ये है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हमें कंट्री कंसीडर करना है और बताना है विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन। एशियन कौन होते हैं, एशियन 10 देश का कॉम्बिनेशन होता है, 10 कंट्रीज, किधर, साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्री मिलकर एशियन बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग ट्रेड करते हैं आपस में। अब कुछ होता है एशियन प्लस, अगर आपको नहीं पता तो एशियन प्लस कुछ होता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, कनाडा आई होप है शायद, इंडिया, ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जो एशियन प्लस के मेंबर है, जो एशियन के संग ट्रेड करते हैं पर एशियन के खास मेंबर नहीं है। तो वो कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं एशियन के संग, उसमें इंडिया ऑब्वियसली है, चाइना भी ऑब्वियसली है, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, ये तीन तो पक्का है। तो 1 3 4 कहाँ पे, यहीं पे है, तो ये आंसर सी हो गया। तो बाकी कंट्री देखने की जरूरत ही नहीं अपने को, बाकी कंट्री है कि नहीं अपने को पता ही नहीं, फ्री ट्रेड में साइन है कि नहीं, पर एशियन प्लस में तो ये सब कंट्री अपने को पता है। तो कौन कौन से ट्रेड साइन है अपने को श्योर नहीं है, तो बस इतना पता है इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया तो है, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया का तो आपको पता ही है, चाइना का आपको पता ही है, तो इस हिसाब से अपने आंसर सी मार्क कर देंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है 35 नंबर, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये ग्लोबल अलायंस है एक, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। गाक्सा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस, ये अपने को नहीं पता, ऐसा नहीं लगता कि इसका आउटकम होगा। मेंबरशिप ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। हाँ सही बात है, ये हम लोग अलायंस बनाया तो हम लोग बाइंडिंग ऑब्लिगेशन तो बनाएंगे नहीं, तो ये बात सही है। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्स, तो ये बात हमें नहीं पता, और वन हमें गलत लग रहा है, वन कटा देते हैं, टू ऑब्वियसली सही होगा हिसाब से। तो अपने पास दो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अपने को इतना पता है, टू डेफिनेटली श्योर हो गया, तुम्हारे अपना लॉजिक सही है अभी तक, ये गलत है, तुमने हटा ही दिया पहले। अब इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल की नहीं, इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल ये अपने श्योर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंडिया चाहता है, पर इंडिया के अक्सर ग्लोबल अलायंस का पार्ट होगा, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज लगता है इसके मेंबर हो गए, तो आई डोंट थिंक इंडिया इसका डायरेक्टली पार्ट होगा, तो वी कैन इग्नोर दिस, ये गेस है, पर विल गो विद द बी ऑप्शन। तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका सारा क्वेश्चन, एक टेक्निक आपको सीखने मिलेगा पेपर सॉल्विंग का। यहाँ पे फोकस मत कीजिएगा आपका आंसर राइट निकल दिया गलत निकल दिया, अपने फोकस ये करना है कि आपने क्या सीखा, तो जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है दिस विल हेल्प इन द एग्जाम, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है। दिस वाज इट, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन लाइक सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको जो डिस्कशन पीडीएफ हम लोग डिस्कशन किया, वो डिस्कशन पीडीएफ का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये आइकन्स है, ये आइकन्स पे क्लिक करके आप यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम रिलेटेड। आप इस इनिशिएटिव से ट्विटर में और फेसबुक में दोनों जगह जुड़ सकते हैं, जहाँ पे रेगुलरली 4 से 5 बजे के बीच में 5 क्वेश्चन अपलोड करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट डे 12 बजे के आसपास, यानी कि 12:15 के आसपास हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करते हैं। तो इस इनिशिएटिव को लोग डेली फॉलो कर सकते हो। हम लोग 2018 से लेके 2022 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर टाइम बचा तो विल ऑल्सो सॉल्व उसके पहले का 2013 से 2017 तक का क्वेश्चन, विल सी हाउ, ठीक है ना। पर पहले हम लोग ये प्रीवियस 5 ईयर से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये simply.upsc.com हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे रेगुलरली हम लोग अपडेट करते हैं यूपीएससी रिलेटेड सपोर्ट, जो स्टूडेंट एस्पिरेंट को जरूरत पड़े, जैसे डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, हाइलाइटेड पेज, पीडीएफ, जो हम लोग टेलीग्राम में भी शेयर करते हैं, और प्लस आने वाले समय में हम लोग उसको और इंटरेक्टिव बना रहे हैं, तो रेगुलरली यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग इट, वहाँ पे आपको और अपडेट्स जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।